खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम 4 बजे। 33 साल बाद नागपुर में शपथ ग्रहण। रविंद्र चव्हाण महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष बन सकते हैं। आपने जारी की 38 नामों की चौथी कैंडिडेट लिस्ट। अरविंद केजरीवाल सीएम आतिशी की सीट फाइनल। वन नेशन वन इलेक्शन बिल सोमवार को नहीं होगा पेश। लोकसभा की रिवाइज्ड लिस्ट से हटाया गया। शीतकालीन सत्र का 20 दिसंबर को आखिरी दिन। किसान आंदोलन पर पीएम मोदी की शाह शिवराज के साथ मीटिंग। 20 दिन से आमरण अनशन पर रहे डल्लेवाल की हालत गंभीर। मणिपुर में बिहार के 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या। थौबल एनकाउंटर में एक उग्रवादी ढेर, 6 गिरफ्तार। पुलिस से लूटे गए हथियार बरामद। यूपी में ठंड का 20 साल का टूटा रिकॉर्ड। ओडिशा में तापमान -10 डिग्री। एमपी राजस्थान के 4 शहरों में 2 डिग्री सेल्सियस नीचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से आ रही है बड़ी खबर। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आप प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है। 38 उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट हुई है जारी। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। तो फाइनल लिस्ट जारी हुई है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज प्रत्याशी घोषित। कालीकाजी से आतिशी लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। बाबरपुर से गोपाल राय आप प्रत्याशी घोषित हुए हैं। महरौली से नरेश यादव चुनावी मैदान में उतरते नजर आएंगे। ओखला से अमानतुल्ला खान लड़ेंगे चुनाव। प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। आम आदमी पार्टी के 38 प्रत्याशियों का ऐलान। तो एक लंबे इंतजार के बाद देखा जा रहा है कि फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है और प्रत्याशियों की घोषणा भी कर रही है। 38 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी की गई है। महरौली से नरेश यादव चुनावी मैदान में उतरते नजर आएंगे। इसी के साथ ही साथ ओखला से अगर बात कर लें तो अमानतुल्ला खान चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश हमारे साथ इसी खबर पर है। अखिलेश, जिस तरह से देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी बेहद सक्रिय एक्टिव तो है ही, लेकिन जल्दबाजी भी देखी जा रही है क्योंकि फरवरी में चुनाव होने हैं और पूरा 1 महीना भी जनवरी का बाकी है और दिसंबर इधर आधा बाकी है। तो ऐसे में 38 जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है आम आदमी पार्टी की ओर से। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लगातार तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से अव्वल नजर आ रही है और उसकी तैयारी और कैंडिडेटों के नाम घोषित करने में भी वो आगे निकल गई। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आज फिर तीसरी अपनी सूची जारी कर दी और तीसरी सूची में नए कैंडिडेट्स को भी नाम जगह दी गई है, जिन कैंडिडेट दूसरी पार्टियों से छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। और अब अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने 38 नामों की जो चौथी सूची जारी की है तो इसमें 38 नाम हो गए हैं। तो देखा जाए कि आतिशी की भी सीट फाइनल अभी की गई है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो नए लोग आज सुबह में भी जिनका जिक्र किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की पार्षद कुसुम लता भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकती हैं और उनको विधानसभा की टिकट मिल सकती है। केजरीवाल ने वैसे ही किया। भारतीय जनता पार्टी की पार्षद कुसुम लता को पार्टी ज्वाइन कराई और उनके पति रमेश पहलवान ने भी ज्वाइन की और उनको भारतीय जनता पार्टी से लाकर आम आदमी पार्टी का टिकट भी दे दिया। अगर आम आदमी पार्टी की टिकट के तौर पर देखा जाए तो आज जो नाम दिए गए हैं उनमें से काफी ऐसे नाम है, चाहे मंत्री सौरभ भारद्वाज हो, इमरान हुसैन हो, गोपाल राय हो, मुकेश कुमार अहलावत हो, इन को टिकट एक बार फिर से दिया गया है। मतलब ये
इन चेहरों पर अरविंद केजरीवाल ने अपना भरोसा जताया है और इनको तीसरी बार मैदान में उतारा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो पार्टी में कुछ बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनमें सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक, अमानतुल्ला खां पर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से भरोसा, मतलब अरविंद केजरीवाल ने इन्हें भी मैदान उतारा। इसी तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को झटका देकर पार्टी में शामिल होने वाली कुसुमलता, जबकि इन्होंने ज्वाइन किया और पति पत्नी दोनों 2017 में आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। एक बार फिर उनकी घर वापसी हुई, यानी कह सकते हैं 7 साल बाद, लंबे अंतराल के बाद इन्होंने फिर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और इनको टिकट भी मिला हुआ। अखिलेश, क्या कोई खास रणनीति, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने पहले से ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है और क्षेत्र वाइज बता भी दिया है कि यहाँ से ये चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से ये लड़ेंगे। अभी ना तो कांग्रेस की तरफ से ना ही बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई लिस्ट बाहर आई है। क्या कोई खास तरह की कोई रणनीति है आम आदमी पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात की जाए तो बीजेपी ने अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की है। हालांकि कांग्रेस की एक लिस्ट आ चुकी है, आम आदमी पार्टी की तीसरी लिस्ट आई है। इस रणनीति के तहत ये देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी अपने तौर को जिताऊ पार्टी के तौर पर मान रही है। आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही है उसकी एक बार फिर यानी चौथी बार दिल्ली में सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चौथी बार बनेंगे। तो आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंस के साथ अपने एक एक कैंडिडेट का नाम घोषित कर रही और जिन विधायकों पर थोड़ा बहुत संकट नजर आ रहा था उनकी टिकट काट दी, और या फिर ऐसे कुछ विधायक थे जिनकी सीटों में बदलाव किया गया, जिसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम है, राखी बिरला का भी नाम है। इन नामों को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी किस तरह से पूरी रणनीति के साथ, राजनीति के साथ और चुनिंदा सीटों पर इतना रिसर्च और सर्वे के साथ टिकट दे रही है और टिकट काट रही है, यानी वर्तमान विधायक का टिकट काट के दूसरे पार्टी से आने वाले नए कैंडिडेट को टिकट दे देना, और दूसरे ऐसे विधायक जिनकी थोड़ी भी छवि उस क्षेत्र में खराब है तो अगर उनकी टिकट नहीं आम आदमी पार्टी काट सकता है, उनके कद्दावर नेता हैं, उनके नाम पर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको दूसरी सीट पर शिफ्ट कर रहे हैं। इसलिए देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की रणनीति इस बार विधानसभा चुनाव में फिर मजबूत और बेहद पॉइंट टू पॉइंट रणनीति पर आधारित है। वो किसी तरह की कोई भी चूक इस विधानसभा चुनाव में नहीं चाहते हैं और उन्होंने जिस तरह से गारंटी की है कि वर्तमान में दिल्ली में आपसी भले मुख्यमंत्री हो, आपसी सरकार भले चल रही हो, लेकिन अगला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होंगे और चुनाव उन्हीं के नाम पर लड़ा जाएगा, वोट उन्हीं के नाम पर दिया जाएगा और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने की आम आदमी पार्टी अपील करके जनता से वोट मांग रही है। तो बिल्कुल इसी तरह अखिलेश, से और यही देखा भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे सीधा रुख कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपको पूरी जानकारी देने के लिए। इसी के साथ ही साथ नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरते नजर आएंगे। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज प्रत्याशी घोषित हुए हैं। 38 उम्मीदवारों की जो फाइनल लिस्ट है वो जारी की गई है आम आदमी पार्टी की ओर से। ग्वालियर दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति और सीएम मोहन यादव। जगदीप धनखड़ भी दौरे पर हैं। सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं ग्वालियर। खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से 1 वर्ष महाराजबाड़ा में जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन भी किया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान मौजूद रहे। नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद भारत सिंह कुशवाहा भी इस दौरान मौजूद रहे। तो ग्वालियर से एक खबर आपको बता रहे हैं राज्यपाल मंगू भाई पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम में मौजूद रहे और जगदीप धनखड़, सीएम मोहन यादव भी ग्वालियर पहुंचे। तो महाराजबाड़ा में जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन भी हुआ है।
तो ग्वालियर से खबर, जगदीप धनखड़ कार्यक्रम में मौजूद रहे और इसी के साथ ही महाराज बाड़ा में जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन भी हुआ। राज्यपाल मंगूभाई पाटिल, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। और भिंड से खबर आ रही है। भिंड से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीहोर में कारोबारी पत्नी के सुसाइड का ये मामला। सीहोर में कारोबारी पत्नी के सुसाइड का मामला है। कांग्रेस के पूर्व विधायक भिंड प्रभारी ने आरोप लगाया। प्रभारी सत्यपाल सिकरवार ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। बीजेपी में शामिल करने के लिए ईडी का डर दिखाया। सुसाइड नोट में भी इसका उल्लेख है। पूर्व विधायक का कहना है और मृतकों के बच्चों की चिंता पर बोले हैं विधायक, और पीड़ित परिवार की चिंता कांग्रेस परिवार करेगा। राहुल गांधी को परिवार की चिंता है, जिला प्रभारी ने बोला। राहुल गांधी जल्द उस परिवार से भी मुलाकात करेंगे। मृतक के बच्चों ने भारत जोड़ो यात्रा में भेंट की थी गुल्लक, और शुक्रवार की सुबह घर में मिले थे दोनों के शव। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में शोक व्यक्त करूं। ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है भारतीय जनता पार्टी की कि उस परिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के लिए ईडी का डर दिखाया गया और उस परिवार को परेशान किया गया। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन लीला समाप्त करता है तो उससे पहले वो जो पत्र लिख के गए हैं, मुझे लगता है कि उस पत्र को पढ़कर इस मध्य प्रदेश का एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति दुखी होगा। क्योंकि उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि मेरे पर दबाव था कि मेरे बच्चों को और मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूँ, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं कर पाया और मैंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मेरा ऐसा मानना है कि आपने कहा कि उस परिवार के बारे में कांग्रेस क्या करेगी। उस परिवार की चिंता हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी साहब, हमारे नेता प्रतिपक्षी उमंग सिंगार साहब, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस परिवार का एक एक व्यक्ति उस परिवार की चिंता करेगा और उसके हर कष्ट को अपना कष्ट मानकर उस परिवार की चिंता करने वाले हैं। और कांकेर से खबर, जहां पर आईडी ब्लास्ट में बीएसएफ जवान घायल और घायल को उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है। जवान के हाथ और चेहरे में गंभीर चोटें आई थी। फिलहाल जवान की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के पानी डोबीर गांव का मामला ये है और नक्सलियों ने होटार केसा के पास आईडी की ब्लास्ट जो कि देखा जा रहा है प्लांट किया था। डिफ्यूज करते समय आईडी ब्लास्ट होने से घायल हुआ था जवान और इलाके में अभी भी जारी है सर्चिंग अभियान। तो खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त इलाके में सर्चिंग अभियान अभी जारी है।
तो घायल को उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया गया। जवान के हाथ और चेहरे में गंभीर चोटें भी आई हैं। आईडी ब्लास्ट के समय घायल हुआ था जवान। फिलहाल जवान की जो स्थिति है खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के पानी डोबीर गांव का ये मामला है और इसी के साथ ही नक्सलियों ने एटार किसा के पास आईडी प्लांट किया था, जिसके बाद आईडी ब्लास्ट यानी कि डिफ्यूज करते समय आईडी ब्लास्ट हुआ, जिससे जो जवान है वो घायल हो गया था। इलाके में अभी भी जो सर्चिंग ऑपरेशन है, अभियान है, वो जारी है, वो चलाया जा रहा है। अभी भी कांकेर से आपको ये खबर बता रहे हैं, आईडी ब्लास्ट में बीएसएफ का जवान घायल हुआ है। और आगरा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बढ़ते हार्ट अटैक को लेकर के अलर्ट मोड पर पुलिस है और इसी के साथ ही आगरा पुलिस ने शुरू किया लाइफ सेविंग अभियान। आपात स्थितियों में मरीजों की मददगार बनेगी पुलिस। मददगार बनने को प्रशिक्षित भी हो रहे हैं पुलिसकर्मी। सीपीआर फर्स्ट एड बॉक्स की सीपीआर के साथ ही फर्स्ट एड की महिला पुलिसकर्मी ट्रेनिंग भी ले रही हैं। महिला बीट कांस्टेबल और अंडर ट्रेनी दरोगा ट्रेनिंग में शामिल हैं। 385 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जा रही है। इंटीग्रेटेड वुमेन एंड चाइल्ड विंग अभियान में शामिल हैं। क्राइम अगेंस्ट वीमेन सपोर्ट वुमेन सेफ सिस्टम अभियान चलाया जा रहा है। तो सीपीआर की ये ट्रेनिंग दी जा रही है। बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों को लेकर के पुलिस प्रशासन जो कि है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आगरा पुलिस ने एक लाइफ सेविंग अभियान की शुरुआत की है। खबर बता रहे हैं आगरा से आपको, महिला बीट कांस्टेबल और अंडर ट्रेनिंग दरोगा को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 385 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो खबर आपको बता रहे हैं हम आगरा से। एक खबर, आपात स्थितियों में मरीजों के इलाज के लिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है। मददगार पुलिस कर्मी साबित होंगे। इसी के साथ ही साथ सीपीआर के जरिए बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों को लेकर के ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ककवन कस्बे में मिला युवक का शव। पांडु नदी पुल के नीचे पड़ा मिला था शव। कल सुबह से घर से गायब था युवक। सूचना पाकर पुलिस पर मौके पर पहुंची। नशे की हालत में गिरने से मौत की आशंका बताई जा रही है, एक वजह बताई जा रही है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम है। कानपुर देहात बॉर्डर का पूरा मामला है। ककवन कस्बे में युवक का शव मिला है। कानपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं। कानपुर से आपको ये बता रहे हैं खबर। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बलिया से आ रही है खबर, जहां पर पिपरा खुर्द के खेतों में भेड़िया दिखा है। भेड़िए के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। भेड़िए ने बकरी को अपना निशाना बनाया है और देर रात भेड़िए ने गाय भैंस पर भी हमला किया था। बताया जा रहा है कि नरही थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव का मामला है। खेत की रखवाली कर रहे किसान ने वीडियो बनाया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गए। वन विभाग की टीम ने कैमरे ट्रैप की और पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो भी कर रखी है भेड़िए को पकड़ने के लिए। खबर आपको बता रहे हैं, भेड़िए का आतंक बना हुआ है। ग्रामीण परेशान है। गाय और भैंस पर भेड़िए ने हमला किया था। दहशत का माहौल देखा जा रहा है। बलिया से खबर, पिपरा खुर्द के खेतों में भेड़िया दिखा है। उन लोगों का पाँव एक दिन में एक दिन बकरी के खा गया। एक दिन एक खसुई था, उसको खा गया। 12-14 किलो को हो गया। उसको खा गया। खांसी के? हाँ, खांसी के। हाँ। तो उसको पटा गया, लेकिन इधर में था। हाँ। इसका बच्चा था, बाछा था। हाँ। वो भी इतना बड़ा हो गया था, इसको भी पूरा छेद कर दिया था पेट में। मतलब कि बड़ा बछड़ा था? हाँ, बड़ा बछड़ा था। कितना बरस का होगा? 1.5 साल का हो गया होगा। 1.5 साल का? हाँ। बुलंदशहर से खबर, जहां पर बुलंदशहर से आपको एक खबर बता देते हैं। 3 दिन से किशोर का शव मिला और देखा जा रहा है कि रजबहा में मिला है युवक का शव। किशोर का ये शव बताया जा रहा है चाकुओं से गुदा शव, हत्या कर शव फेंकने का भी आरोप लगाया जा रहा है। एक तरफ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, 3 को हिरासत में भी लेकर के पूछताछ पुलिस कर रही है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है और शिकारपुर, कोतवाली और नगर का मामला बताया जा रहा है। 3 दिन से किशोर गायब था, उसका शव मिला है। 3 दिन बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। बुलंदशहर से खबर, 3 दिन बाद किशोर का शव मिला है। 3 दिन से गायब था। रजबहा में चाकुओं से हत्या की गई है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। 3 को हिरासत में भी लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है, पुलिस कर रही है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। शिकारपुर, कोतवाली और नगर का ये पूरा मामला है। 3 दिन से जहां युवक गायब था, लापता था, उसकी शिनाख्त की है, शव बरामद किया गया है और वहीं 3 को हिरासत में भी लिया गया है।
और खबर आपको बता देते हैं कानपुर से, जहां अखिल भारतीय मठ मंदिर सामान्य समिति वार्षिक बैठक में 25 दिसंबर को श्री गंगा महोत्सव आयोजित करने की रूपरेखा बनी है। अशोक भाटिया नेतृत्व में आयोजित बैठक में मां गंगा को अविरल निर्मल बनाए रखने को संकल्प लिया गया। तय हुआ है कि इस बार भी सिद्धनाथ बाबा दरबार व घाट पर भव्य दिव्य 38वां महोत्सव मनाया जाएगा। सुबह से देर रात जारी रहने वाले कार्यक्रम में लगातार श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी रहेगा और आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष तौर पर विशेष व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। देखिए, अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति की वार्षिक बैठक आदरणीय अशोक भाटिया जी के नेतृत्व में उन्हीं के प्रांगण में आज हो रही है। ये वार्षिक जो बैठक है भगवती गंगा की अविरलता, निर्मलता, दिव्यता, अखंडता के लिए प्रतिवर्ष महानगर कानपुर के जो अति विशिष्ट और जो लोग चिंता करते हैं प्रकृति और पर्यावरण की, उनके द्वारा ये बैठक है। और इसमें आगामी जो 25 दिसंबर को एक बहुत ही सिद्ध महापुरुष नेपाली बाबा की 48वीं पुण्यस्मृति के पावन पर्व पे गंगा के पावन तट पे जो जिसका शिव महापुराण वर्णन है, सिद्धनाथ धाम द्वितीय काशी, जो काशी के रूप में जिसको मानता है, वहाँ पर बहुत ही भव्य और दिव्य गंगा महोत्सव का महा आयोजन होता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों की उपस्थिति होती है। नर नारी और प्रदेश भर से लगभग प्रत्येक जनपदों से लोग आते हैं। तो ये गंगा मैया को समर्पित कार्यक्रम है और संत की स्मृति में होता है, महानगर वासियों के द्वारा होता है। और इसमें नर नारी, बालक, वृद्ध, युवा और तमाम प्रकार के संगठनों का भी इसमें सहभागिता होती है। तो ये प्रकृति के प्रति जागरूकता के लिए और गंगा मैया कैसे निर्मल हैं, अविरल हैं, उसके लिए। और दूसरा कि महाकुंभ जो है इस बार 14 जनवरी से, तो उसकी भी चर्चा यहाँ पे होनी है कि हम लोग महाकुंभ में क्या कर सकते हैं और कैसी सेवाएं दे सकते हैं। सबको आमंत्रण करने के लिए कि आप लोग आइए और महाकुंभ का भी आप लोग धार्मिक आध्यात्मिक जो उसका महत्व है वो भी हम लोग यहाँ पे उसको करेंगे घटित। उसी संदर्भ में आज एक बैठक यहाँ पे बुलाई गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज के संगम पर गंगा पूजन करके महाकुंभ 2025 का औपचारिक तौर पर शुभारंभ किया। इसके तुरंत बाद किन्नर अखाड़े ने पूरी विधि और रीति रिवाज के साथ पेशवाई कर महाकुंभ 2025 का आगाज किया। इस पेशवाई में देश भर से किन्नर अखाड़े के सदस्य शामिल हुए और संगम तट पर किन्नर अखाड़े का औपचारिक प्रवेश भी हुआ है। और किन्नर अखाड़े का यह आयोजन महाकुंभ के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए धार्मिक सौहार्द का संदेश दे रहा है।
पेशवाई की परंपरा हमारे हरिगिरी महाराज और हमारी आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ये सनातन धर्म का एक प्रतीक है। और जब हम दोनों मिलके जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा मिलके अपने सनातन धर्म के रक्षा के लिए और अपने सनातन धर्म के लिए, जैसे आजकल हो रहा है, हम अपने सनातन धर्म का एक प्रतीक है किन्नर अखाड़ा और जूना अखाड़ा मिलके हम अपनी पेशवाई निकाल रहे हैं। और हम सभी सनातन धर्म को लोगों को कहते हैं, जो वो किसी भी कास्ट का, किसी भी प्रांत का हो, कि हम सबको मिलके एकजुट रह के और अपने सनातन धर्म को आगे ले जाना है। और ऐसे ही हम अपने सनातन धर्म के, अपने हरिगिरी महाराज जी के आशीर्वाद से ऐसे ही अपने जूना अखाड़े की पेशवाई निकालते रहेंगे। ओम नमो नारायण। और कानपुर एलएमको के भ्रष्टाचार के खिलाफ आमदनी से अधिक आय प्रमाण पत्र बनाने, बैंकों द्वारा एनपीसीआई न करने और बैंकों द्वारा रोजगार के लिए ऋण न देने की शिकायत राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की समस्या समाधान शिविर में आई। समस्या समाधान शिविर में पहुंचे दिव्यांग शैलेंद्र कुमार ने मार्च 2024 में मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल और इसके पहले गोमती वर्मा को पंजीकरण के बाद मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल नहीं दी गई। न्यायालय दिव्यांगजन आयुक्त के आदेश पर गोमती वर्मा को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल एलएमको ने दिया था। रजिस्ट्रेशन इनके नाम हो गया है, सामान इनको दे दिया, इनको मिला नहीं और घपला बहुत है। आज समस्या समाधान शिविर है दिव्यांगजनों का और तमाम ढेर सारी समस्याएं आई हैं। एलएमको के भ्रष्टाचार की भी शिकायतें आई हैं। एलएमको में मोटराइज ट्राइसाइकिलों का पंजीकरण कर लिया जाता है और जो लाभार्थी हैं जिनको मिलना चाहिए, जिनके नाम से पंजीकरण है, उनको मोटराइज ट्राइसाइकिल देने के बजाय वो किसी और को बांट रहे हैं और पोर्टल पे दर्ज करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको मोटराइज ट्राइसाइकिल दे दी गई है। शैलेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति जो 80% दिव्यांग हैं, उन्होंने केडीएमए स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराया था और उनको मोटराइज ट्राइसाइकिल नहीं मिली। वो किन्हीं कारणों बस लेने नहीं जा पाए अस्वस्थ होने की वजह से। और जब दोबारा गए तो उनसे एलएमको ने कहा कि आपको दी जा चुकी है, अब आपको नहीं मिलेगी। इस पे हमने लिखा पढ़ी की है और हमने इसकी जांच की मांग की, क्योंकि तमाम ज़िलों से शिकायतें आ रही। आगरा से भी शिकायत आई है और भी ज़िलों से शिकायतें आई हैं। और यूपी के कौशाम्बी जिले में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया रविवार की सुबह कौशाम्बी के सैनी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने प्रवीण तोगड़िया का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। प्रवीण तोगड़िया कानपुर से महाकुंभ में शिविर लगाने के लिए प्रयागराज जा रहे थे और महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल शिविर लगाकर यात्रियों और श्रद्धालुओं को भारी मात्रा में चाय, कंबल वितरण कर और भंडारे करके सेवा की है। इस दौरान प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है, जहां 12 साल बाद लगने वाले महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल शिविर लगाकर यात्रियों और श्रद्धालुओं की सेवा करेंगे। हेलो, आइए
मीटिंग रुकने की कचहरी में है। हेलो आइए आइए जाते समय सबको मिलना हुआ। 2025 में तीर्थराज प्रयाग में 12 साल में मिलने वाला जो बुला लो महाकुंभ आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल यह महाकुंभ में बड़ी मात्रा में तीर्थ यात्रियों की सेवा की तैयारी कर ली है। हम जगह जगह पर लोगों को चाय पिलाएंगे, कंबल की सेवा बड़ी मात्रा में देने वाले हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिंदू आस्था का प्रतीक महाकुंभ की तैयारियां केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। भारतीय रेल, जिसकी देश की जीवन रेखा माना जाता है, वह भी तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ 2025 आगाज के लिए कुछ ही दिन शेष हैं और प्रथम शाही स्नान मकर संक्रांति को होगा। लगभग 2 माह चलने वाले इस महापर्व में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है और जाहिर है कि भारतीय रेलवे पर यात्रियों का अपार जो भीड़ है उसका दबाव भी बनेगा। सुरक्षा, यात्रा प्रबंध और रूट डायवर्जन आदि विषयों पर बात करने के लिए भारतीय रेलवे के डीसीएम प्रयागराज मंडल हिमांशु शुक्ला से बताया है कि महाकुंभ में रेलवे प्रशासन की तरफ से अत्याधुनिक और अत्यधिक भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष तरह की योजना भी बनाई गई है, जिसके तहत वो वॉलंटियर पुलिस प्रशासन के सहयोग से इसे आयोजन करते रहे हैं। वो तीर्थ यात्रियों का एक ऐसे समूह में ले जाएंगे जिससे यात्रियों का परस्पर संपर्क न हो पाए। आने वाले यात्रियों का एक अलग समूह और जाने वालों के लिए एक अलग समूह बना रहेगा। और सूबेदार वो दिखाया गया है, संगम रोज दिखाया गया है और कहां से किस स्टेशन की दूरी कितनी है वो दिखाया गया है। जो रेगुलर ट्रेन हमारे यहाँ प्रयागराज जंक्शन से, प्रयागराज ख्यूंकी से और नैनी से होकर गुजरती है वो तो अपने हिसाब से चलती रहेगी। उनमें यात्रियों को प्रवेश के लिए आरक्षित रिजर्व्ड एक कैटेगरी के जो इनक्लोजर्स हैं वो भी हम लोग प्रयागराज जंक्शन में तैयार करवा रहे हैं और उनको सुरक्षित, उनको हम अनारक्षित से सेग्रीगेट करके अलग करके ट्रेनों के अंदर प्रवेश कराएंगे। अब रही बात कि हम श्रद्धालुओं के लिए क्या करने जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग जो जोन्स हैं, जैसे किसी जोन से 15 स्पेशल ट्रेनें प्लान की गई हैं, किसी जोन से 12 स्पेशल ट्रेनें प्लान की गई हैं। तो प्रयागराज जो है वो आप ये, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी अभी आए थे, उन्होंने कहा कि जो प्रयागराज है वो एकता का महाकुंभ है। और सीधा चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। उत्तर ओलंपिक 3 चरणों में विकासखंड, जिला और संभाग स्तर में संपन्न हो रहा है और इस आयोजन में बच्चों से लेकर युवा, महिला और बुजुर्गों तक सबकी भागीदारी है। बस्तर ओलंपिक में बच्चों ने, युवाओं ने उत्साह से हिस्सा लिया है और बुजुर्गों ने भी इन खेलों का आनंद लेकर अपने बचपन और स्कूली जीवन की यादें ताजा की हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि बस्तर ओलंपिक के माध्यम से हमने इस अंचल के युवाओं की ऊर्जा को खेल के माध्यम से एक सकारात्मक दिशा में ले जाने में सफल रहे हैं। इस आयोजन के माध्यम से हमने युवाओं को शासन प्रशासन से जोड़कर विकास के कामों में सहभागी बनने की ओर उन्मुख किया है।
आज जब लाखों युवा इस ओलंपिक में भाग लेते हैं और अपनी ऊर्जा को खेलों में लगाते हैं तो यह हमारे लिए एक सुखद संकेत होता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि बस्तर की युवाओं की क्षमता और उनकी शक्ति को अगर सही दिशा में प्रेरित किया जाए तो विकास और खुशहाली का रास्ता कोई रोक नहीं सकता है। यह ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों ने यह संदेश भी दिया है कि बस्तर में बदलाव की बयार चल पड़ी है। हम जानते हैं कि नक्सलवाद का समाधान केवल पुलिस कार्रवाई से नहीं बल्कि शिक्षा, खेल, रोजगार और सकारात्मक अवसर प्रदान करने से होगा और बस्तर ओलंपिक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस आयोजन के माध्यम से हमने न केवल बस्तर के युवाओं की छुपी प्रतिभा को देखा बल्कि उन आत्मसमर्पित भाई और बहनों की प्रतिभा को भी देखा जिन्होंने हिंसा की माओवादी विचारधारा को छोड़कर मुक्त धारा में वापसी की है। आज आपके चेहरों पर जो मुस्कान है वह एक खुशहाल और शांतिपूर्ण बस्तर का प्रतीक है। माओवादी हिंसा से प्रभावित दिव्यांगजनों ने और खबर पौड़ी से है, जहां पर 16 दिसंबर को पाकिस्तान पर भारतीय सेना को जीत मिलने की खुशी में विजय दिवस मनाया जाएगा। जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास अधिकारी मेजर करण सिंह रावत ने बताया है कि प्रशासन द्वारा कराए जा रहे कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में 1971 युद्ध में शामिल होकर वीरता से दुश्मनों को पराजित करने वाले शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं और आश्रितों को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। साथ ही विजय दिवस रैली निकाली जाएगी। प्रेक्षागृह में स्कूली छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। देखिए, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम 16 दिसंबर को विजय दिवस का आयोजन कर रहे हैं और विजय दिवस के संदर्भ में आपको ये बताना चाहूंगा कि ये भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय का दिन था जब बांग्लादेश की आज़ादी के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी। और आज हमें मौका मिलता है तो हमारे जो 1971 के जिन लोगों ने उस युद्ध में प्रतिभा किया था, जो आज जीवित हैं, ये जो उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो इस अवसर पर हम उन लोगों को सम्मानित करते हैं और इसमें जनपद स्तर पर सभी लोगों की सहभागिता होती है। जिला प्रशासन की मदद से इसको आयोजन किया जाता है, जिसमें स्कूली बच्चों का भी प्रतिभा किया जाता है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा जो हमारे 1971 के जीवित वीर सैनिक और वीर नारियां हैं, उनको सम्मान यहाँ पे दिया जाता है। और उत्तराखंड सरकार हर वर्ष सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को जूते और बैग खरीदने के लिए पैसे उपलब्ध कराती है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को जूते और बैग मिल सके, इसके लिए काम किया जाता है। हरिद्वार के कई ब्लॉक में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जूते और स्कूल बैग उपलब्ध करा दिए गए हैं लेकिन अभी तक मंगलौर क्षेत्र के विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सका है। कड़ाके की ठंड में कई मासूम चप्पल पहनकर ही स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मंगलौर के कई प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी महराज आलम ने बताया है कि सरकार द्वारा चलाई गई योजना का फंड जारी कर दिया गया है। जल्दी बैंकों से स्कूल प्रबंधकों को भेज दिए जाएंगे, जिससे बच्चों को जूते और स्कूल बैग मुहैया कराया जा सके। जब आ जाएगा सरकार जितनी जल्दी भेज दे बजट, बच्चे जो है सब्जी में चप्पलों में आ रहे हैं और इन्हें जो है आवंटित कर दिए जाएंगे जहाँ हमारे पास बजट है बच्चे, इससे बच्चे सब्जी से बच सकते। जी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे स्कूल में तो 250 ही होंगे बच्चे। तो सर्दी में क्या मौसम, अभी भी कुछ बच्चे हाँ बिना चप्पलों में ही आ रहे हैं, आपने देखा भी होगा। यहाँ बजट में हम लोगों ने यहाँ बना दिया है और उसका बजट खाते में पैसा भी चला गया है। यहाँ पे अभी मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा जी। और जो गया है बैंकों के थ्रू सबके खातों में जाना है। खातों में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, बैंक वालों को टाइम लगता है, बहुत जल्दी ही उसका नाम कहते हैं वो पैसा उन सबको मिल जाएगा, हो जाएगा और वो अपना खरीद के फटाफट। इससे पहले भी दिए गए, हर साल दिए जा रहे हैं। इस बार नासर ब्लॉक थोड़ा लेट हो गए। नहीं ऐसा
और आगामी देखा जा रहा है निकाय चुनाव को लेकर के, आरक्षण को लेकर के बताया जा रहा है कि स्थिति साफ होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने कोटद्वार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि सभी निकाय चुनाव को भाजपा मजबूती के साथ लड़ेगी और जीत हासिल भी करेगी। देखिए, पार्टी में जो संगठन है वो निरंतर जो है कि लगातार जो है कि संगठन के कार्य हमारी गतिविधियां चलती रहती हैं और संगठन पूरी तरह से, संगठन भी और सरकार भी पूरी तरह से जो है कि चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं। जिस प्रकार से हमने केदारनाथ में जो है कि उपचुनाव में भारी मतों से हमने विजय प्राप्त की थी और जनता का जो रुझान है, रोस्टर जो है, आरक्षण का जो रोस्टर है वो लागू हो चुका है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है कि अपने सभी नगर निगम और नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में जो है कि चुनाव के लिए तैयारियां कर रही है। अभी पर्यवेक्षक सभी जगह, सभी नगर निकाय और नगर निगम क्षेत्र के अंदर जाएंगे। वहां से जो भी आम सहमति से सबके एक नाम पर तय बनेगी, उसके बाद कोर कमेटी प्रदेश से हमारे जो है कि तय करेंगे उन प्रत्याशियों को। और हल्द्वानी से 40 खिलाड़ियों का दल 2 दिवसीय राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रवाना हो गया है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में नेशनल कराटे फेडरेशन और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में राज्य से 40 खिलाड़ियों का दल है कराटे फेडरेशन के महासचिव महेंद्र सिंह भाकुनी के नेतृत्व में रवाना हो गया है। दिल्ली रवाना होने से पहले सभी खिलाड़ियों ने पूरे जोश के साथ मेडल जीतने का भरोसा भी दिलाया है। अभी हम नेशनल के लिए दिल्ली जा रहे हैं पूरी टीम के साथ, उत्तराखंड टीम के साथ, उत्तराखंड टीम को रिप्रेजेंट करने। हम सभी प्लेयर जितनी भी हो सके पूरी कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देंगे और गोल्ड लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें हमारा ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि मतलब भारत बढ़े आगे स्पोर्ट्स में और उत्तराखंड को भी हम आगे बढ़ाएंगे और सपना साकार करेंगे, अपना भी, उत्तराखंड का भी। और हमारे कोच का भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट सहयोग है। बहुत तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता, जिसमें स्पोर्ट्स कराटे, फुल कॉन्टैक्ट कराटे और ट्रेडिशनल कराटे के इवेंट होंगे। यह आयोजन NKF नेशनल कराटे फेडरेशन और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है और इसकी तैयारी हम लोग विगत 2 माह से कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस स्तर की राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में हमारे उत्तराखंड की तरफ से प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।